दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि थोड़ी व्यस्तता की वजह से हमको दिल्ली जाना था, इसलिए इस बीच में काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं और आपको नियमित वीडियो मिलता रहेगा और इसी तरह से शानदार प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 51 पढ़ेंगे। 50 प्रैक्टिस सेट इधर लेटेस्ट हाल ही में अपलोड हो चुका है और बाकी तो अगर पुराने चैनल पर जाएं, मतलब ज्ञानकोश एजुकेशन पर जाएं, तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और कई 100 वीडियो आपको मिलेंगे। और ये वीडियो अब मैं ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, जो स्पेशल टीजीटी पीजीटी का चैनल है, इस पर अपलोड कर रहा हूँ। अब जितना भी टीजीटी पीजीटी का वीडियो अपलोड होगा सब ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर ही होगा। ये ज्ञानकोश एजुकेशन का सपोर्टिंग चैनल है और इसी पे अब किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब सीधे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं। पहला प्रश्न, अपेक्षा एक पत्रिका है, तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं कौन है? तेज सिंह है कि पंकज बिष्ट हैं कि प्रकाश करदम है कि अशोक मिश्र हैं? अब आपको ये बताना है कि कौन सही विकल्प है, तेज सिंह, पंकज बिष्ट, प्रकाश करदम या फिर अशोक मिश्र। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, तेज सिंह। तेज सिंह जो है पत्रिका के अपेक्षा नामक पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ जो है यह किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। यह एकांकी है कि संस्मरण है कि गद्य काव्य है या फिर रिपोर्टाज है? ये बताएंगे ए बी सी डी में कौन सही है छायापथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह गद्य काव्य है। क्या है ये? गद्य काव्य की रचना है ये, ठीक है ना, गद्य काव्य की विधा है ये, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, आपको ये बताना है। तो 3 भेद, 4 भेद, 2 भेद या फिर 5 भेद? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 का सी, यानी कि 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सिर्फ 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोगों का जो प्रश्न है चौथा, तो चौथा प्रश्न है, सदियों का संताप यह किस विधा की रचना है? सदियों का संताप जो है यह किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। तो जयप्रकाश करदम का है या फिर मोहनदास नेमिषराय का है या प्रकाश वाल्मीकि का है या फिर सुशीला टकभौरे का? ये किसकी कृति है? शायद इसके पहले हम विधा बता रहे थे, सॉरी। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? अब आपको ये बताना है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी, आपको ये बताना है। यानी कि 1960 में हुई थी या 1961 में हुई थी या 1962 में हुई थी या फिर 1963 में हुई थी? ए बी सी डी में कौन सही है? तो आपका 5 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, बी सही है। कौन? 1961 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लाठी शब्द का अर्थ, सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? माने किस प्रक्रिया के अंतर्गत लाठी को सहारा बताया गया? लाठी बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो लाठी का जो अर्थ है सहारा के अर्थ के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है? तो उसका विकल्प आपके सामने है, अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण या फिर अमूर्तिकरण। तो आपका ये 4 विकल्प है, चारों में कौन सही है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमूर्तिकरण है ये। यह
किस विकास के अंतर्गत आता है? अमूर्तीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि राजभाषा अधिनियम में कुल अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम है? राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम है, आपको ये बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपको मिलेगा डीपली प्रश्न मिलेगा। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 नियम है या 11 नियम है या 12 नियम है या फिर 13 नियम है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका 7 का हो जाएगा सी। यहाँ कितने नियम है? 12 नियम है। कितने नियम का उल्लेख किया गया है? 12 नियम का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संसद के किस अनुच्छेद में है? आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 346 है या अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है या अनुच्छेद 347 के अंतर्गत है या अनुच्छेद 348 के अंतर्गत है? तो आपका जो डी है, डी का सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जितने भी हैं, इन विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संसद के द्वारा करना है और इसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 348 के अंतर्गत किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। वैज्ञानिक हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं, मानी किस भाषा से उपयोगी शब्द लिए जाते हैं? आपको ये बताना है। यानी हिंदी भाषा से या मराठी भाषा से या बांग्ला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से? तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा डी, कि सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से यह ग्रहण किए जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? आपको ये बताना है। अद्वैतवाद है या रहस्यवाद है या फिर शैवागम है या फिर विशिष्टाद्वैतवाद है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शैवागम दार्शनिक आधार पर कामायनी को लिखा गया था और यह आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और आप इतने महान हैं, कब तक बड़े धैर्य के साथ आप मेरे साथ बने रहे। अगर विश्वास किए हैं तो मंजिल तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका क्या नाम था? आपको ये बताना है। ठीक है ना। उसका क्या नाम था? हिंदी सरल व्याकरण या हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण या हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण? तो 11 का कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण नामक जो ग्रंथ है, यह नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 का बी, प्राच्य, यानी प्राच्य शाखा के अंतर्गत रखा गया इसको। चलिए प्रश्न नंबर 13, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? किस कारण से नहीं होता, आपको ये बताना है। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? वचन से, लिंग से, पुरुष से या फिर कारक से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का बी, लिंग से। कैसे? 14 का बी, ये सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो लिंग के कारण से नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी हर एक कारण से हो सकता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 15। निम्नलिखित शब्द समूहों में कौन सा असंगत है? आपको ये बताना है कि मतलब बाकी 3 सही है और एक गलत है। अफसोस फारसी भाषा, कैंची तुर्की भाषा, गमला पुर्तगाली भाषा या कारतूस अंग्रेजी भाषा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का डी, कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द ये नहीं है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर का जो प्रश्न है, मान स्वर कितने होते हैं? मान स्वर कितने होते हैं? अब आपको ये बताना है 7 या 6 या 9 या फिर 8। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 8, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? ए नामवर सिंह, बी लक्ष्मी सागर वार्षणे, सी राजेंद्र यादव या फिर डी शंभुनाथ। तो आपका 17 का उत्तर हो जाएगा ए, कौन? नामवर सिंह। किसने पहली कहानी कहा था? परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी यह डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला भी देख लेते इसी लगे। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है, कौन है? आपको ये बताना है। कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी या फिर पद्मा सचदेव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ए, कृष्णा अग्निहोत्री। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? आपका उत्तर है 4, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र। ये इसमें से कौन सही है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 का सी, रामविलास शर्मा जो है हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? कौन सी कृति इसमें से प्रतिबंधित रही है? आपको ये बताना है। भारत भारती, चिंगारियाँ, बंदिनी या फिर झांसी। ए बी सी डी 4 विकल्प आपके सामने रखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, चिनगारियाँ। ये जो है चिनगारियाँ, इसको प्रतिबंधित किया गया था। और किसका है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के हमें बताएंगे, फिर बाद में हम सही उत्तर आपको देंगे। आइए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। लेकिन 21 देखने से पहले वीडियो का कलेक्शन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, इस कहानी की कथा लेखिका का है, क्या नहीं कौन है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसकी लेखिका कौन है? तो 21 का 4 विकल्प आपके सामने है। ममता कालिया, ठीक है ना। उसके बाद से चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा या फिर राजी। कौन है? तो आपका 13 का हो जाए 21 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि चित्रा मुदगल। किसकी है ये चित्रा मुदगल की ये रचना है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मड़ियों वाले फन का मुख क्या,
भरा हुआ है हीरों से। तो इसका मतलब इसका आपको बताना है अलंकार क्या क्या। उपमा, अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्ति में रूपा अतिशयोक्ति होगा, रूपकातिशयोक्ति, और उसके बाद है रूपक, उसके बाद है उत्प्रेक्षा। तो चारों में कौन सही ए बी सी डी में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका 22 का जो उत्तर होगा वह होगा बी, रूपकातिशयोक्ति का। ठीक है ना, क्योंकि इसमें रूपकात्तिक या फिर इस तरह का ऐसा कोई बांध तो था नहीं ये सब करने के लिए, तो इसलिए आप जो है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। कत देखाय दामिन दई, दामिन को यह बात, थर थराति सो तन फिरे, फर फराति मन मोहि। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन, या फिर भिखारी दास। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 का? तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये गुलाम नबी आज़ाद या गुलाम नबी रसलीन इनको कहा जाता था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? माने खलटाही एक बोली है, तो खलटाही बोली का ये दूसरा नाम क्या है? तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपका हो गया 24 का डी। 24 का क्या? डी। कारण ये है कि 24 का जो उत्तर है खलटाही, उसका छत्तीसगढ़ी उसका उत्तर होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका 25 का सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूँ, अब जो व्यस्तताएं थी समाप्त हो गई हैं। अब मैं आपको मतलब हर एक दिन कोशिश मैं करूँगा, नहीं तो एक दिन गैप के बाद ज़रूर आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसी के साथ बने रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।